Hello guys, welcome again in the part 2 where we were actually studying transfer pricing एंड अब हम इसका पार्ट 2 आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तक पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमारी क्या होती है एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग उतना सब कुछ रिवाइज करके आए हैं एंड तभी यहाँ पर बैठे हैं एंड यू नो ऑल द टर्म्स लाइक जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। एंड नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे से करेंगे। तो अब है हमारे पास डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो क्या होती है। देखिए सेक्शंस जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन सेक्शंस आर रिटन हियर, यू कैन फोकस ऑन योर सेल्फ राइट मीन्स यू कैन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नाउ एंड जो सेक्शंस हैं दैट इज़ द लेटर पार्ट, आप उनको रिवाइज करते वक्त याद कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट है हमारा डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो हमारा डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो देखिए जहाँ पर अब पहले जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थी वो क्या थी कि 2 ए ही हैं जिनमें से एक एनआर है या फिर दोनों ही एनआर है। अब डीम्ड बोल रहे हैं कुछ तो स्पेशल होगा, यहाँ पे स्पेशल ये है कि 2 एंटरप्राइज के बीच में थर्ड पर्सन भी आ गया। वो कैसे, जो एंटरप्राइज है वो ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही है किसी थर्ड पर्सन के साथ जो कि ए ही नहीं है। पर्सन कैसे ए ही हो सकता है, क्योंकि ए ही के नाम में ही आ रहा है एंटरप्राइज एंड पर्सन इज़ नॉट एन एंटरप्राइज, सो जो कि ए ही नहीं है तो ये इनके साथ ट्रांजैक्शन में आ रही है, वो हमारी डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। बट जो इन दोनों के बीच में है ना वो एक प्रायर अग्रीमेंट भी होना चाहिए, किसके बीच में, उस पर्सन के बीच में और उस एई के बीच में, तभी वो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी एंटरप्राइज एक ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही है किसी थर्ड पर्सन के साथ, बट वहाँ पर एक अग्रीमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए उस थर्ड पर्सन एंड एई के बीच में। सो देन दैट ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड एज डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ओके, दैट वाज क्वाइट अ सिंपल डेफिनेशन। सो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी अगली एंड वेरी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर, जो कि है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन 92BA। इसके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है कि व्हाट इज़ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, और MCQ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट तो मैंने आपको बताया कि आ ही सकता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो देखिए सबसे पहले SDT क्या होती है, ये आपको जो डेफिनेशन है वो ऐसे ही लिखनी है जैसे कि मेरे नोट्स में लिखी हुई है, अगर एग्जाम में भी आ जाए तो। सो SDT क्या होता है, फर्स्ट इज नथिंग, या SDT क्या होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि रेफर है इन सेक्शन 80A। अभी देखो आप ये पूछेंगे 80A क्या है जो भी, तो मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज दिस इज़ अ रिविजन वीडियो। अगर अब इन सबको खोलने बैठेंगे तो शायद हमारी जो रेगुलर क्लास की तरह ये वीडियो हो जाएगी। सो अभी के लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि SDT की डेफिनेशन क्या है। सो इट इज़ कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि रेफर होती है इन सेक्शन 80A, कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि रेफर है कहाँ पर, 80IA 8 में। बिजनेस ट्रांजैक्शन आएगी SSE या फिर अदर पर्सन के बीच में इन 80IA 10। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि रेफर होती है किसी भी सेक्शन के अंडर चैप्टर 6A या फिर अंडर चैप्टर 6A या फिर सेक्शन 10AA जिस पे प्रोविज़न इसके एप्लीकेबल है। ये डेफिनेशन ऐसे कि सिर्फ आप लोग को ही पढ़नी है, बाकी इसमें जो मेन, आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ लेना, इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ जो कि MCQ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि यहाँ पे जो इस ट्रांजैक्शन में हम तभी एंटर हो सकते हैं जब प्रीवियस ईयर में जो सम है वो एक्सीड कर रहा है 20 करोड़ से। एग्रीगेट उन जो ट्रांजैक्शंस का है वो 20 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी हम SDT में एंटर करेंगे, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में एंटर करेंगे। बाकी आप लोग को खुद ही डेफिनेशन पढ़नी है। नेक्स्ट, अब हम इतनी देर से ALP कह रहे हैं तो वो कंप्यूट कैसे होगा हम वो देखेंगे। हमने देखा कि होता क्या है, अब हमें देखेंगे कि वो कंप्यूट होगा कैसे। तो वो कैसे होगा, उसको कंप्यूट करने के ना कुछ यहाँ पे 5-6 मेथड्स हैं। पहला है कप, कंपेरेबल एंड कंट्रोल प्राइस, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड एंड इसका तो हम हमेशा एक मार्जिन रख के चलते हैं पॉइंट में कि सच अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इन सब के ना मैंने आपके लिए कुछ फॉर्मेट टाइप निकाले हैं, बिकॉज इनमें ना बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है जब कोई भी क्वेश्चन आता है ना कि यार कैसे करना है। सो इन सब के लिए एक फॉर्मेट है जो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा करना, कि जैसे अगर आपने ये फॉर्मेट देखा, आपके पास क्वेश्चन आया, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब का है, और वरना ना दिया होता है कि आपको इस मेथड से करना है।
कब का आपको फॉर्मेट याद है कि हाँ ऐसे करना है, आप उस फॉर्मेट में उन फिगर्स को डालो, यू आर डन। ट्रांजेक्शन ये आपके ट्रांसफर प्राइसिंग में पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 14, 7 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 7। सो अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सो अब क्या है, सॉरी, अब क्या है, कप मेथड है। कप मेथड में सबसे पहले क्या है कि आपको क्या लेना है, जो भी हमारी जो एंटिटी है, जो मैं हूँ, अगर मैं सेल कर रही हूँ किसी अनरिलेटेड पार्टी यहाँ पे कौन है, जो कि हमारी ए नहीं है, जो कि हमारी ए नहीं है, वो है हमारी यहाँ पे अनरिलेटेड पार्टी। तो सबसे पहले जो भी अगर मैं सेल कर रही हूँ तो मैंने जो दूसरी पार्टी है उसको प्राइस क्या ऑफर किया है उस सेल का, तो हमें यहाँ पे वो लिखना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एडीएलएस क्या करना है, कोई भी अगर एफओबी या सीआईएफ है तो जो हमारा जीएसटी में आता था ना कस्टम्स में एफओबी एंड सीआईएफ वो है तो वो एडलेस सिचुएशन के हिसाब से देन हम लेते हैं, मान लो लेस करना है। फिर देन आपकी जो भी अगर बोला होगा कि भाई वारंटी इतनी रुपीज़ आप दे रहे हो, जो अमाउंट होगा वो, देन आप जितना क्वांटिटी पे डिस्काउंट दे रहे होंगे वो, एंड यहाँ पर सिंपली आपका आ जाएगा निकल के ALP। सो ऐसे इजीली आपका कप से हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रीसेल प्राइस मेथड। अब देखो एज द नेम सजेस्ट रीसेल प्राइस, तो ऑब्वियसली हम किसी बाहर वाले को जो अपना माल है वो रीसेल ही कर रहे होंगे, उसी के ऊपर कर रहे होंगे, और जब हम अपनी प्राइस रीसेल करते हैं तो उसमें से हम अगर ALP अगर हम कॉस्ट निकालने बैठेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमेशा निकाल ही लेते हैं एज सेल्स, ये तो नॉर्मल है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास हमारी कॉस्ट कब आएगी, जब हम सेल्स में से अपने प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। सेल इज इक्वल टू सॉरी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो जब सेल में से हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं तभी हमारे पास हमेशा कॉस्ट आती है। तो इसीलिए ही यहाँ पर भी क्या किया गया है, सबसे पहले जो रीसेल प्राइस है हम वो लेंगे, उसमें से अपना GP मार्जिन यानी कि प्रॉफिट हटा देंगे, और जो भी हमने सेल है तो खर्चा भी होगा, तो जो भी हमने उस पर खर्चा किया है वो भी हटा देंगे, उसके बाद ही तो हमारी बेसिक कॉस्ट आएगी, तो वो हमारे यहाँ पे ALP निकल आएगी हमारे पास। वेरी इजी। अगेन नेक्स्ट है कॉस्ट प्लस मेथड। अब इसको कैसे याद रखना है कि क्या रखें, कॉस्ट प्लस यानी कि कॉस्ट में और क्या एड ऑन हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखें, हम टोटली कॉस्ट पे चल रहे हैं, कॉस्ट प्लस पे चल रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे हम देखेंगे हमारी प्रोडक्शन में कितने तरीके की हमें कॉस्ट लग रही है। हम यहाँ पर सारी अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स को लेंगे। अब कॉस्ट प्लस मेथड है तो यानी कि हमारा जो GP मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि नाम ही बोल रहा है कॉस्ट प्लस। आपको मैं रट्टा नहीं लगवा रही, बट जस्ट आपको एग्जाम में याद रहे इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ, याद करने की ट्रिक्स। तो नॉर्मल GP मार्जिन, अब यहाँ पर ये जो फंक्शनल डिफरेंसेस है ना, ये हैं, ये लेने हैं हमें GP मार्जिन पे। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोल दे कि टेक्निकल सपोर्ट है आपका 2%, तो ये 2% आपको किस पे लेना है, GP मार्जिन पे। क्वांटिटी डिस्काउंट बोल दिया कि 3% है और वहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ऑफ GP, तब तो आप इसी परसेंटेज का लोगे। अगर उन्होंने आपको बोला है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का है तो तब तो आपको वही लेना होगा जो भी क्वेश्चन में बोला है, वरना ये जो सारी परसेंटेजेस हैं ये आपको GP की लेनी है। तो यहाँ पे जैसे भी तरीके से हैं वो आपको एड लेस कर देना है, एंड नेक्स्ट में योर ALP विल अराइव। नेक्स्ट है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट से तो नाम समझ में आ रहा है कि कंबाइंड जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा हम उसको बांट देंगे एंटरप्राइज में। अब उसको ना कुछ एक प्रपोर्शन में बांटना होता है, वो किसमें, जितना उन्होंने पहले कंट्रीब्यूट करा है ना एंटरप्राइज के अंदर, उतने ही कंट्रीब्यूशन में हम उन्हें हमेशा प्रॉफिट दे देंगे। मान लीजिए उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है 2:4:4 में, तो ठीक है, और अब हमारे प्रॉफिट आए हैं 15,000, तो हम उस 15,000 को 4, 8 और 2, 10 ऐसे ही बांटेंगे, यानी कि ये रिस्पेक्टिव जो बंदे हैं उनके हो गए, तो ऐसे ही 2, 4 और नेक्स्ट के लिए भी सेम ही जाएगा, ऐसे ही बांटेंगे जो उनके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। नेक्स्ट TNMM, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन, एज अ नेम सजेस्ट मार्जिन, तो यहाँ पे हम मार्जिन का ही काम करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है वो, और उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट इनटू में
100, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा कि हम कितना मार्जिन ले रहे हैं, तो उससे आपका यहाँ पर ALP निकल के आ जाएगा। सो दीज वर योर ऑल द मेथड्स एंड सब कुछ बहुत ही ईजी वे में डिकोड कर दिए गए हैं, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इन सबको कंप्यूट करने का ही है। सो इसीलिए दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीरीज आई गेस। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा अब आर्म्स लेंथ प्राइस, हमारा एक और कंडीशन है इसमें, अगर हमारे पास आर्म्स लेंथ प्राइस एक से ज़्यादा हो तब हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा है और मान लीजिए 5 तक है, तब तो हम एरिथमेटिक मीन मेथड लगाएंगे, ठीक है। और अगर 5 तक है तो ठीक है, अगर 6 से ज़्यादा है तो रेंज कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ये दोनों मेथड्स हम लगाते कैसे कैसे हम वो देखेंगे। एरिथमेटिक मीन, अब एरिथमेटिक मीन मेथड में क्या होगा आपको कि आपको ना एवरेज ALP लेनी है। ALP तो आपको पता ही है क्या होती है, आर्म्स लेंथ प्राइस। सो एवरेज ALP कैसे निकालेंगे, अगर आपका जो डिफरेंस है बिटवीन ATP मीन्स एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। ATPs आर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस एंड ALP इज आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है इज अप टू 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है, तो जो हमारा ALP है वो ATP ही होगा, और अगर 3% से ज़्यादा है तो एवरेज ALP हमारा आर्म्स लेंथ प्राइस होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एवरेज ALP। और इसमें ना एक और चीज़ आती है, अगर मान लीजिए होलसेल ट्रेडिंग कर रहे हैं हम इसी वाले केस में, तो फिर जो परचेज कॉस्ट है फिनिश गुड्स की वो कितनी होगी, 80% या फिर ज़्यादा होनी चाहिए ऑफ TC मीन्स टोटल कॉस्ट की, या फिर जो हमारी एवरेज मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 10% या फिर उससे कम होनी चाहिए ऑफ सेल्स। सो ये सब चीज़ें आपको एक बार देखनी है और ये आपको याद करनी है। मीन्स जब आप एक बार खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको ये ईजीली हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट वेरी टफ कि एक बार पढ़ने से भी याद ना हो। सो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि हम एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, जो किसी के लिए नई चीज़ हो सकती है, बट रेंज कॉन्सेप्ट ये तो हम बचपन में भी करके आए, सो इट्स वेरी ईजी। देखते हैं अब हम इसको क्लोजली। एक सबसे बड़ी ये आपका MCQ का पॉइंट है कि जो आपका रेंज कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में एप्लीकेबल नहीं होता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो सबसे पहले अब हम रेंज कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ना देखते चलेंगे। अब हम मान लीजिए हमारे पास देखिए, ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पे हम 5 वैल्यूज़ लेते हैं। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं पहले 12, 10, 9, 8, 30, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमें सॉल्व करना है रेंज कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है। स्टेप 1, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स सबसे छोटा पहले 8, 9, देन 10, देन 12, देन 30। अब हम यहाँ पे ना ये लिख लें, देखो हमारे डेटा सेट क्या है हमारा, चलो छोड़ो डेटा सेट हम नहीं लिखते, ठीक है। तो हमारा वैसे यहाँ पर डेटा सेट है 5, डेटा सेट को क्या बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 के हमारे नंबर्स हैं 5। तो अब हम ना इसका हमारा स्टेप 2 है कि हम 35th एंड 65th परसेंटाइल निकालेंगे, ठीक है। और परसेंटेज और परसेंटाइल में फ़र्क ये है, हम परसेंटाइल डेटा सेट का निकालते हैं ना कि उसके नंबर्स का। सो हमारे पास कितने थे, 5 नंबर थे, तो हम 5 का निकालेंगे 35%, और इसी का ही हम निकालेंगे 65%। कितना आएगा, 5 का 35% विल बी अराउंड, मान लीजिए 4 ले लेते हैं,
लेट्स से हम इसका ले रहे हैं, हम ऐसे सॉरी आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ, सो हम ये ले रहे हैं 9 एंड इसको ले लेते हैं 12, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पूरे पूरे होल नंबर आए। अब हम अपने स्टेप्स में जाकर देखते हैं कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। सो देखिए हमारे इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, हमने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 35 एंड 65% निकाल लिए। इफ़ इट्स नॉट अ होल नंबर देन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट होल नंबर विल बी टेकन फॉर रेंज पर्पस। मीन्स हमें इस कंडीशन में तो नहीं आ रहे कि, क्योंकि हमारे पास तो होल नंबर आ रहा है। इफ़ इट्स अ होल नंबर देन एवरेज ऑफ दैट होल नंबर एंड नेक्स्ट होल नंबर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा तो होल नंबर है ही, तो अब हम चलेंगे अपने थर्ड, पेन चेंज कर लेते हैं, अब हम चलेंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ कि हमारे पास होल नंबर है तो हम उसका और नेक्स्ट नंबर का एवरेज ले लेंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे, अपना 9 प्लस में 10 डिवाइड बाई 2, इट्स 19 डिवाइड बाई 2, 9.5 एंड 12 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 30 डिवाइड बाई 2, इट्स, तो ये कितना आया 21। तो अब ये क्या है, ये आ गई हमारी रेंज। तो हमारा जो ALP है वो इसी के बीच में कहीं ना कहीं पे आएगा। हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये तो हो गए हमारे 2 स्टेप्स, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या बोला गया है, तो हमें इस पर, तो रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 35th परसेंटाइल एंड एंड ऑन 65 परसेंटाइल। ये तो हमने निकाल लिया कि उन दोनों के नंबर के बीच में हमारा ALP कहीं ना कहीं आएगा। अगर ATP रेंज में आ रहा है तो जो ALP है वो हमारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस जो है हमारा वो ALP हो जाएगा। लेकिन अगर वो रेंज में नहीं आ रहा तो फिर 50th परसेंटाइल निकाल लो और वो आपका ALP हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास केस क्या है। वैसे जो हमारा ALP है वो आई गेस रेंज के अंदर नहीं आ रहा, हम देखते हैं पहले। हमारी रेंज थी 9 से 12, 9 से 12 के बीच नहीं आ रहा हमारा, इस रेंज के बीच में तो कहीं भी। तो फिर हमें अब क्या करना पड़ेगा, हम निकालते हैं अब अपना यहाँ पर स्टेप 4। अब क्योंकि हमारा रेंज के बीच में लाई नहीं कर रहा तो हम इसका डेटा सेट का ही 50th परसेंटाइल निकालेंगे। मीन्स 5 इंटू 50% डेट विल कम एज 2.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा ALP। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, हर पॉसिबल सिचुएशन के साथ हो सकता है ये इस रेंज के अंदर आ जाए, बट क्योंकि मैं आपको उस कंडीशन के अंदर भी लाना चाहती थी इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये एग्जांपल दिया है। सो ऐसे ही आपको हर स्टेप देखना है और इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप समझ भी गए होंगे कि कैसे हमें हर स्टेप के साथ कंप्लाई करना है। ओके, सो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है रेंज कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड जो अब नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर कैलकुलेशन थिंग्स। सो हिट लाइक अगर आपको अच्छा लगा हो तो, एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर इन नीड ऑफ सच वीडियोज़। एंड एज यू ऑल नो, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए या वट एवर इज़ द इंक्वायरी रिगार्डिंग नोट्स, लिंक इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रोसेस पूरा वहाँ पर मेंशन है। अगर कोई भी क्वेरी या कुछ भी जो आप कमेंट सेक्शन पर भी नहीं कह सकते तो वहाँ पर ऑल्सो मेल ID भी मेंशन है, तो आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हैं, जो भी है वो डाल सकते हैं। सो या, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। कीप ग्रोइंग एंड कीप स्टार्टिंग।